हेलो एवरीवन, पांडे जी टॉक्स में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं एलआईसी, जो कि अपने आप में एक ब्रांड नेम है। इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इसने एक बहुत ही शानदार इंश्योरेंस पॉलिसी है जो हर एक व्यक्ति को चाहिए ही करनी। क्यों करनी चाहिए वो इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको समझ आएगा। SIIP 852 टेबल नंबर है। क्या है ये एक प्लान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली आपने वर्ड सुना होगा सिप, SIP, मगर आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं SIIP। जैसा कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देख सकते हैं, एक सिप दो फायदे, यानी सेविंग भी और सुरक्षा भी। यानी जो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आने वाले टाइम में अपने लिए एक अच्छा खासा अमाउंट सेव भी कर लूं और साथ के साथ मुझे प्रोटेक्शन भी मिले, तो उसके लिए मैं कहता हूं LIC के इस प्लान से बेहतर कोई भी प्लान नहीं है। LIC के इस प्लान की बात करें तो ये बहुत ही जबरदस्त प्लान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारी SIP हैं। यानी अगर आप चाहें तो HDFC का म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, एक्सिस बैंक का भी ले सकते हैं, PNB का भी ले सकते हैं, SBI का भी ले सकते हैं, कोटक महिंद्रा का भी ले सकते हैं। यानी हर एक जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो सब अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चलाती हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चलाते हैं। देन व्हाई LIC? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारे दिमाग में उठता है कि LIC को ही हम क्यों प्रेफर करें। तो उसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है वो आप यहाँ पे समझिए कि जो यहाँ पे SIP है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और साथ के साथ क्या हो रहा है, इंश्योरेंस भी हो रहा है। ये क्या है? यूनिट लिंक प्लान है। यूनिट लिंक का मतलब क्या है कि मार्केट के रिस्क के ऊपर ये क्या करेगा, वर्क करेगा। यानी आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे होगा इस प्लान के अंदर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि हर एक व्यक्ति की जब हम एक इंश्योरेंस करते हैं तो उसकी लिमिट होती है कि हम इस व्यक्ति की इतने अमाउंट तक इंश्योरेंस कर सकते हैं। मगर ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इसको हम किसी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसके लिए। रेगुलर प्रीमियम है। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान विच ऑफर इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट कवर थ्रू आउट द रिटर्न ऑफ द पॉलिसी। यानी आपका इंश्योरेंस जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी, आपका इंश्योरेंस भी क्या होगा, इसमें साथ चलेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि SIIP ही क्यों नहीं हम HDFC, ठीक है ना, एक्सिस बैंक या फिर और अदर जो बैंक हैं उनकी बात करें, या जितनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, रिलायंस म्यूचुअल फंड्स की बात करें हम, ठीक है ना, तो बहुत सारी कंपनी हैं जो अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चलाती हैं। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? पहले बात तो इसके अंतर को समझ लेते हैं। आप लोग म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो म्यूचुअल फंड्स केवल क्या है, आपकी मार्केट के साथ नेवी होती है उसकी, NAV। तो आपकी नेवी परचेज करते हैं, उसका जो प्रॉफिट होता है आपको दे दिया जाता है। मगर LIC क्या कह रही है, ये आपको साथ के साथ आप जो पेमेंट करेंगे उसके साथ एडिशनल ग्रांटेड अमाउंट भी क्या कर रही है, ऐड कर रही है, जिसकी वजह से आपको आपके पैसे को डूबने नहीं देगी। यानी यहाँ पे जो हम खतरे की बात करें कि SIP के थ्रू थोड़ा बहुत खतरा रहता है, मार्केट का रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे आपको रिस्क तो लेके चलना ही पड़ेगा। मगर वही है, जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। मेरा खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैंने स्टडी कर रखी है और अपने मेरे कई म्यूचुअल फंड चल भी रहे हैं SIP के थ्रू। उनका जो रिटर्न है, अगर हम 4-5 साल वेट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आता है। चाहे कोई भी एक अच्छी कंपनी अगर है, इट मे बी HDFC, इट मे बी एक्सिस। और LIC की तो बात ही क्या है, क्योंकि LIC जो ये पैसा इन्वेस्ट करेगी वो एक ट्रस्टेड कंपनीज के अंदर करेगी, जो बड़ी कंपनियां हैं, और वहां से आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आना ही आना है। अब हम SIP की बात करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या है SIP। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, फंड मैनेजर्स होते हैं स्टूडेंट। हर एक कंपनी के अपने क्या होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं। मान लो कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक का अपना फंड मैनेजर है। वो डिसाइड करेगा कब शेयर मार्केट अप जा रही है, कब डाउन जा रही है, कहाँ मुझे आपके पैसे को इन्वेस्ट करना है, वो सारा स्टडी वो करता है। एक आम व्यक्ति को इतनी नॉलेज नहीं होती कंपनीज के बारे में कि कौन सी कंपनी कितना यानी प्रॉफिट पे जा रही है, लॉस पे जा रही है, उसका टर्नओवर कितना है। तो इतना सारा एक नॉर्मल व्यक्ति इतना स्टडी नहीं कर सकता। तो उन सब के लिए एक म्यूचुअल फंड्स की बात करें हम, SIP की जरूरत पड़ी। और उसी को ध्यान में रख के LIC ने क्या किया, SIP
और इंश्योरेंस दोनों को जोड़कर क्या बना दिया, SIIP, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, 3 बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं। जो पेमेंट आपको मिलेगी 3 मोड के थ्रू मिलती है। एक तो बेसिक सम एश्योर्ड, मान लीजिए आप आज आपने 10 लाख की LIC का क्या कर लिया, ईयरली 10 लाख या 4 लाख या 5 लाख, जो भी आप एक अमाउंट अपना चूज कर लेते हैं। इसका जो मिनिमम है वो 4000 पर मंथ है और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम की क्या है, नो लिमिट। वो आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेविंग करना चाहते हैं। 4000 पर मंथ है और ईयरली की बात कर लें तो 48,000 ये आपका बन जाता है। और अगर आप इसको सिंगल प्रीमियम में देते हैं ईयर वाइज, कि मैं भाई ईयर में 1 सिंगल प्रीमियम दूंगा, तब आपको रिबेट मिलके ये क्या हो जाता है, 40,000 होता है। तो इस तरह से आप अगर मंथली करना चाहें तो मंथली भी आप डाल सकते हैं पैसा, ईयरली चाहे ईयरली भी डाल सकते हैं, और क्वार्टरली चाहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली। बेस्ट रहता है मंथली। उसके पीछे वजह क्या है कि मार्केट अप डाउन चलती रहती है। तो अगर आपके हर महीने शेयर खरीदे जा रहे हैं तो उनमें कुछ ऐसे होंगे जो हाई रेट पे होंगे, कुछ ऐसे होंगे लो रेट पे होंगे। तो जब आप 5 ईयर या 10 ईयर बाद उस पैसे को देखेंगे तो वो क्या होगा, एक अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगा और आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूं मंथली को। बाकी ईयरली भी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको अमाउंट क्या करना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बेसिक सम एश्योर्ड क्या है कि मान लीजिए मैंने 40,000 मिनिमम की बात कर लेते हैं। 40,000 क्या है, एक व्यक्ति पर मंथ दे रहा है। तो जितना आपका पर ईयर दे रहा है 40,000, तो जितना आपका 1 साल का प्रीमियम होगा उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपकी एज 55 से क्या है, कम है। और अगर आपकी एज अबव 55 है तो 7 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दिए। LIC उतने अमाउंट का आपको इंश्योरेंस देती है। सपोज करिए मैं 40 पर मंथ आप कर रहे हैं तो आपका 4,80,000 का इंश्योरेंस भी आपके साथ चलेगा। ऐसा तो ऐसा किसी के साथ ना भगवान करे, मगर फिर भी लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता। सपोज करिए किसी ने एक ही किस्त भरी है 4,000 की पर मंथ के हिसाब से और LIC ले लिया, और उसके बाद उसके बाद अगर कुछ भी रहता तो जो मिनिमम अमाउंट है जो LIC उसे प्रोवाइड करेगी दैट इज 4,80,000। ऐसा किसी भी और चीज में आपको अवेलेबल नहीं होगा। आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपने मान लो 4,000 दिए तो आपको 4,000 रुपए का जो नेवी होगा उसका जो उस टाइम पे अमाउंट होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। मगर यहाँ मिनिमम 4,80,000 आपको मिलेंगे। और सपोज करिए आपने साथ में एक्सीडेंटल कवरेज भी इसका ले रखा है तो वो क्या होता है 5 लाख, तो प्लस 5 लाख भी आपको अगर एक्सीडेंट के थ्रू डेथ होती है उस व्यक्ति की तो 5 लाख प्लस ऐड हो जाएगा। तो आप इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप एक शेयर मार्केट में अपना पैसा भी लगा रहे हैं, प्लस आपको LIC क्या कर रही है, एक अच्छा खासा इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करिए। अगर किसी व्यक्ति ने सपोज करिए 1 लाख की बात कर रहा है तो उसको 10 लाख का इंश्योरेंस दे रही है। 2 लाख पर ईयर अगर आप निकाल रहे हैं तो उसको 20 लाख का इंश्योरेंस दे रही है। यानी 10 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करिए हाउ मच अमाउंट यू कैन सी। तो एक तो बेसिक सम एश्योर्ड अगर कुछ हो जाता है, या फिर यूनिट फंड वैल्यू। आपने सपोज करिए किसी व्यक्ति ने 4 साल बाद या 10 साल बाद कुछ हो जाता है तो ये तो उसका है ही। अब 10 साल बाद उसने खूब सारे उसने शेयर भी खरीद लिए, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी अगर वो ज्यादा है तो वो व्यक्ति को मिलेगी, अगर ये अमाउंट ज्यादा है ये मिलेगा। या फिर 105% जो आपका प्रीमियम जा रहा है 1 साल का उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या उतना अमाउंट, ये आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। जो इन तीनों में से ज्यादा होगा वही LIC आपको क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाकी शिप्स के अंदर क्या होता है, जैसे मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स की बात करें हम, टैक्स चार्जेस हैं। ये जितने भी चार्जेस जब आप कोई मान लीजिए शेयर खरीद रहे हैं, फंड मैनेजर बिठा रखे हैं, उनको भी तो सैलरी देनी पड़ेगी ना, तो वो आपके कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें से डिडक्ट होता रहता है। मोर्टेलिटी चार्ज, एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्ज, टैक्स चार्ज, इन सब के जो चार्जेस स्टार्टिंग में LIC क्या करेगी, डिडक्ट करेगी। बाद में मैं आपको प्लान के एंड में इसका एक इलुस्ट्रेशन भी दूंगा कि क्या क्या होता है। तो जितना अमाउंट वो
आपका क्या करेगी, डिडक्ट करेगी। अगर किसी व्यक्ति को तो वो सारा रिटर्न भी क्या करेगी, बाद में जैसे ही आपका प्रीमियम होता है खत्म, तो वो सारा आपको रिटर्न भी वापस मिल जाएगा। एनी ग्रांटेड एडिशनल एडेड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ डेथ, अगर किसी व्यक्ति की डेथ 10 साल में हो जाती है, अब उसका 6 ईयर में भी जैसे ग्रांटेड एडिशनल ऐड हुआ है, 10 ईयर में हुआ है, वो भी उसको क्या है, मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको रहनी। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ होगी तो उसने 2 महीने बाद बताया या कंप्लेन करने में टाइम लगा दिया, और उसके डेथ के और जो कंप्लेन के टाइम के बीच में अगर LIC कुछ अमाउंट डालती है तो वो आपको नहीं मिलेगा। इस चीज को छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रांटेड एडिशन। ये एक डिफरेंट फीचर्स है जो LIC केवल प्रोवाइड करता है, किसी और म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसा अवेलेबल नहीं है। क्या है, 6 ईयर बाद 5% जो भी आप 1 ईयर का प्रीमियम दे रहे हैं, एनुअल प्रीमियम जितना भी आपका जा रहा है उसका 5% LIC खुद ऐड करेगी एट द टाइम ऑफ 6 ईयर। फिर 10 ईयर पे कितना ऐड कर देगी, 10%। सपोज करिए कि एक व्यक्ति का 1 लाख अमाउंट क्या है पर ईयर जा रहा है, तो 1 लाख का 5% क्या होगा, 5000। तो उसने 5000 की परचेसिंग की, शेयर की, और वो अमाउंट आपके अमाउंट में क्या हो गया, ऐड हो गया। अब 10% का मतलब 10,000, 15% का मतलब 15,000, 20% का मतलब 20,000 और 25% का मतलब 25,000। इसी तरह कोई 10 लाख का ले रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट। आप ये समझ सकते हैं कि LIC खुद आपको दे रहा है ताकि आपका किसी भी वजह से लॉस ना हो, और आपको LIC की जो आपने पॉलिसी ली है उसके बाद आपको ये दुख ना हो कि मैंने आज क्यों लिया, क्योंकि LIC को अपनी साख भी बचानी है और एक जो नाम है वो भी बचा के रखना है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड अदर रिस्ट्रिक्शन। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इस पॉलिसी को आप में से कौन लोग ले सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं वो समझ लेते हैं। तो 90 डेज का अगर कोई बच्चा है, आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए प्लान लेना चाहते हैं 90 डेज का है, तो आप उसके लिए भी ये प्लान ले सकते हैं। तो जो मिनिमम है वो एज क्या है स्टूडेंट, जो मिनिमम एज है वो क्या है, 90 डेज है। मिनिमम एज एट एंट्री क्या है, 90 डेज है। और अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम एज एट एंट्री क्या है, 65 ईयर है, 65 ईयर। और अब हम बात करते हैं कि मान लो आपने 1 साल के बच्चे को प्लान दे दिया, तो जो उसका मिनिमम टर्नओवर होगा वो 17 ईयर रहेगा, क्योंकि जब 18 ईयर उसकी मैच्योरिटी आएगी उसके बाद ही उसको मिलेगा, या फिर जो प्रपोजर है उसको मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम मैच्योरिटी अगर किसी बच्चे का बड़ा व्यक्ति है तो उसकी 85 ईयर्स तक हो सकती है, यानी 65 का तो उसको हम 20 ईयर का टर्म दे सकते हैं कि भाई 20 ईयर तक वो क्या करेगा, अपना ले सकता है, यानी कि इंश्योरेंस ले सकता है। ठीक है, पॉलिसी टर्म की बात करें 10 to 25 ईयर है, यानी मिनिमम आप 10 ईयर रखेंगे और मैक्सिमम आप 25 ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पर्सनल अगर मैं बात कहूं तो आप 25 ईयर को क्या करें, सिलेक्ट करें। उससे क्या आपको बेनिफिट होगा, आपको लगता है भाई मुझे 10 ईयर बाद पैसा चाहिए, तो आप 10 ईयर बाद भी निकाल सकते हैं, उतनी ही अमाउंट मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि 10 ईयर बाद आपने जो शेयर खरीदे हैं, नेवी जो आपकी बनी है उसकी फंड वैल्यू क्या है, तो आप 10 ईयर बाद भी निकाल सकते हैं, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। 5 ईयर इसका क्या है, लॉकिंग सिस्टम है, 5 ईयर तक आप यहाँ से कुछ भी नहीं निकाल सकते। आफ्टर 5 ईयर जब भी चाहें आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म सेम एज पॉलिसी टर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्रीमियम है, मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो सारी बातें वैसे मैं पहले ही बता चुका हूं। मोड की बात किया जाए, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली जो होगा, मगर यहाँ पे कंडीशंस हैं, कंडीशंस अप्लाई। आप ये नहीं कि हर महीने जाके जमा कर रहे हैं GLIC ऑफिस में, नॉट पॉसिबल। आपको नेच के थ्रू ही ये पर मंथ का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। बाकी क्वार्टरली आप खुद जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी और ईयरली भी, मगर जो मंथली कर रहे हैं वो आपके अकाउंट से ही डिडक्ट होगा, ये बात आपको समझने वाली है। यहाँ पे मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, नो लिमिट। एनुलाइज प्रीमियम जो रहेगा मल्टीपल क्या रहेगा, 1000। मान लीजिए 1 लाख, 1 लाख, 1000, 1 लाख, 2000, इस टाइप से मल्टीपल। और मंथली कर रहे हैं तो उसमें 250 का आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेट ऑफ
कमिटमेंट और रिस्क अंडर द प्लान। अब कई बार हम किसी बच्चे का प्लान कर देते हैं, तो बच्चे का जो रिस्क कवर स्टार्ट होता है वो आफ्टर 2 ईयर स्टार्ट होता है, यानी मान लो 1 साल का है तो 3 साल बाद उसका स्टार्ट होगा। हाँ, अगर उस बच्चे की एज 7 साल की है और वो 1 साल बाद 8 साल का हो जाता है तो उसका 8 साल बाद स्टार्ट हो जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर कोई बच्चा है तो उसका 8 साल के बाद, और अगर आप मान लो उसके 1 या 2 साल के बच्चे करें तो उसमें 2 साल ऐड कर दीजिए, जो भी उसकी एज है उसके बाद रिस्क कवर स्टार्ट होता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है 8 से ऊपर के साल का है तो उसका जैसे ही पहली प्रीमियम वो देता है उसका रिस्क कवर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट जो LIC करेगी वो किस किस फंड में करेगी। हमें पता है कि हमारी मार्केट में अगर हम जाएं तो बहुत सारे फंड वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके अंदर उनके भी शेयर मार्केट होते हैं। एक बड़ी कंपनीज हैं उनके शेयर मार्केट हैं। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्या होते हैं, प्रॉफिट है। कुछ हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटी कॉर्पोरेट, इनमें भी हम जमा कर सकते हैं। मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही बात कर सकते हैं। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट, हम शेयर मार्केट में भी डाल सकते हैं। तो अलग अलग हमारे पास क्या है जहां पे डाल सकते हैं। तो LIC 4 फंड आपको प्रोवाइड करती है। कौन कौन से 4 फंड है, पहला है आपके पास बॉन्ड फंड, ठीक है ना। बॉन्ड फंड में जो आपका अमाउंट है, रिस्क कवर की बात करें तो सबसे लो रिस्क कवर है। किसी व्यक्ति को है कि भाई मैंने अपना जितना पैसा लगाया उतना तो मुझे कम से कम चाहिए, मैं ज्यादा रिस्क पे नहीं खेल सकता, तो उसके लिए बॉन्ड फंड प्रोवाइड। बॉन्ड फंड का जो जनरली ये फिक्स नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि 8% का आपको रिटर्न आएगा, 10% का आएगा, इट मे बी 10%, इट मे बी 6%, इट मे बी 4% इवन, ठीक है ना। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। मगर जनरल जो अगर आप पिछले 10 साल की कैलकुलेशंस करते हैं डिफरेंट कंपनीज की जो अच्छी हैं, तो बॉन्ड फंड जनरली क्या करते हैं, 8% तक का रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योर्ड फंड। नेक्स्ट फंड जो आपके पास है सिक्योर्ड फंड। अब ये चीजें ध्यान रखिए कि आपका माइंड लेवल क्या है, आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, आप कम लेना चाहते हैं, एक एवरेज में लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो क्या करेंगे, जब भी आप ये फॉर्म भरें, ठीक है ना, तो आप ये फंड के बारे में जरूर बात करें। और किसी को लगता है कि आप मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपके पास मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जो लोग महेंद्रगढ़ रेवाड़ी आसपास के एरिया के हैं मेरे, वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये प्लान को मैं आपको दोबारा ही बता सकता हूँ, और आप इसके बारे में जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं इसके डिटेल में। तो ये प्लान आप मेरे से भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट लेस देन 45%, नोट मोर देन 85%, यानी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जा रहा है आपका। तो यहाँ पे जो पैसा है वो लोअर टू मीडियम रिस्क में आपका रहेगा, लोअर टू मीडियम। और इसमें जो जनरली जो प्रीवियस ईयर हम बात करते हैं, हमने जो देखा है जनरली जो रिटर्न निकल के आता है वो जनरली आता है 10% का। और उसके बाद आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में जो रिटर्न आता है वो आता है 12%, ठीक है। अब जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है तो आप ये समझिए कि आपका ज्यादा पैसा किसमें अब जा रहा है, इक्विटी के अंदर, यानी ग्रोथ फंड की तरफ, यानी शेयर मार्केट में ज्यादा जा रहा है। तो जितना ज्यादा रिस्क थोड़ा क्या होता रहेगा, बढ़ता जाएगा, मीडियम रिस्क है। और सबसे बेस्ट जो मेरा फेवरेट है, मैं जो कहता हूं, अगर आपकी एज समझ लीजिए 22 की है, 18 की है, अप टू 45 50, मैं कहता हूं कि आप ग्रोथ फंड में पैसा लगाएं। हाँ, आपकी एज 55 60 से हुआ है तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप अपना पैसा बॉन्ड फंड में या सिक्योर्ड फंड में लगाएं, ठीक है। अब ग्रोथ फंड, मैंने अपना जैसे खुद का जो इस प्लान के अंदर पैसा लगा रखा है, मैंने खुद भी ले रखी है इसे, तो जो मैंने पैसा लगा रखा है वो लगा रखा है ग्रोथ फंड के अंदर। क्यों, इसका जो मिनिमम, मैं वैसे तो मिनिमम बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो इतनी स्टडी की है, 15% ये आपको 20 ईयर बाद रिटर्न देता ही देगा। यानी 10 ईयर बाद भी मैं कहता हूँ कि आपको 15% के करीब क्या है रिटर्न मिल जाएगा। मगर अगर हम तो 20-25 का लेके चलते हैं, तो आप इसको जनरली लॉन्ग लेके चलें। आपको अगर कभी जरूरत पड़ती है तो एक चीज और क्लियर करें कि इसमें वो पैसा ना फंसाएं जो आपको लगता है मुझे अगले साल जरूरत पड़ेगी, मुझे पैसा चाहिए, फिर क्या करूंगा, नहीं। इसमें वो पैसे आप इन्वेस्ट करिए जो आप ये समझ लीजिए 5-6 साल के लिए आप भूल गए कि मेरे पास मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, तब इस
सिप को लेने का फ़ायदा है। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं अपनी सेविंग में से मुझे 2 साल बाद पैसे की रिक्वायरमेंट है और मुझे वापस चाहिए, फिर आप इसमें ना पड़ें। मिनिमम 5 इयर्स का लॉकिंग पीरियड है। उससे पहले अगर आप सरेंडर करते हैं किसी वजह से तो आपको काफ़ी डिडक्ट करके पैसा मिलेगा, वो आपको कम मिलेगा। फिर आपको LIC को आप कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि आपके चार्जेस इतने कट जाते हैं। तो 5 ईयर के बाद चार्जेस कटने आपके बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको प्रॉफिट इसका असली शुरू होता है। तो मिनिमम आप ये मान के चलिए कि 10 ईयर तक का अपना माइंड सेटअप करके चलें कि मैं इस पैसे को नहीं छोड़ूंगा, और फिर आपको मजा आएगा कि हाँ भाई मुझे कुछ मिला है। ठीक है ना। ये 15% तक का आपको देता है। इसमें मैक्सिमम पैसा आपका इन्वेस्ट जो होता है वो इक्विटी के अंदर होता है, और इक्विटी में जितना ज्यादा पैसा इस्तेमाल होगा वो आपको क्या होगा, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ये मैंने एक चार्ट बना रखा है ग्रोथ फंड का। ठीक है, यहाँ जो मैक्स अमाउंट पे करेगा व्यक्ति टोटल अपनी लाइफ में, वो 12 लाख के करीब प्रोवाइड करेगा। मिनिमम हम लेके चल रहे हैं अपना 4000 वाला कॉन्सेप्ट कि एक बंदा मिनिमम जो अमाउंट जो मैंने खुद के लिए, मैंने 5000 से स्टार्ट किया, यानी आप स्टार्ट करते हैं तो 4000 से मान लो आपने स्टार्ट किया। ठीक है, और आप साल में कितना दे रहे हैं, 48,000। अब आपने 48,000 आपने साल का दिया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अब यहाँ पे देखिए देखने वाली बात क्या है कि पहले 5 साल जो हैं आपके, यहाँ पे क्या है, ग्रांटेड एडिशन भी कुछ नहीं है। ठीक है ना, लॉक इन पीरियड है, आप पैसा नहीं निकाल सकते। हाँ, किसी व्यक्ति की बाय चांस एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या नॉर्मली डेथ हो जाती है तो उसको इतना अमाउंट मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। पहली किस्त देते ही आपका 4,80,000 का क्या हो गया, इंश्योरेंस स्टार्ट हो चुका है। अगर बाय चांस किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसको इतना मिनिमम अमाउंट मिलेगा, और अगर एक्सीडेंटल के थ्रू होती है 5 लाख हमने उसमें जोड़ दिया है और उसको 9,60,000 रुपए, तो ये मिनिमम है कि मिलेगा ही मिलेगा। ये छोटे छोटे एंड तक वीडियो बने रहे, क्योंकि एंड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। सुसाइड के टाइम पे क्या होता है सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो 5 ईयर तक इसका लॉकिंग पीरियड है। अब आप ये देख रहे हैं चार्जेस जो मैंने कहे थे कि लगेंगे, ये कटते हैं स्टार्टिंग में चार्जेस ज्यादा कट रहे हैं, 4,354। ये पूरे साल के एनुअल में से हैं, ये आपके चार्जेस डिडक्ट होते हैं, मोर्टेलिटी चार्ज जो सारे चार्जेस, फिर बाद में फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये कम अब हो रहे हैं, आप कहाँ 4,000 कहाँ 1,440 आप देख सकते हैं, तो ये कम हो जाता है। इसलिए कहता हूँ स्टार्टिंग के 5 ईयर तो आपने पैसा छेड़ना ही नहीं किसी कीमत पे, बात ध्यान रखें। अब 6 ईयर आ गया, 6 ईयर में आपको क्या हो गया, यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट जो मैंने गारंटीड कहा है वो ऐड हो गया। ठीक है, अब इसी तरह फिर 10 ईयर में एडिशनल ऐड हो गया, फिर उसके बाद 15 ईयर पे, फिर 20 ईयर पे, और फिर लास्ट में आपका 25 ईयर पे। ये LIC क्या कर रही है, एडिशनल गारंटीड प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगता है 1 2 4 5 6 7 8 9 10, मैं तो 10 ईयर बाद ही इससे आउट हो जाऊंगा, मैंने अपना पैसा बाहर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लीजिए। तो कितना आपको अमाउंट मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,24,319, यानी मोटा मोटा हम कहें कि 10 लाख के करीब आप 10 साल बाद कितना पे कर रहे हैं, 4,80,000 रुपए। ठीक है, और यहीं पे अगर आप थोड़ा सब्र कर लेते हैं, ये 15% के थ्रू कैलकुलेशन है। अगर किसी को लगता है कि भाई अमाउंट कम होगा, 10% मान लीजिए, और मैं कहता हूँ 8% मान लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि अगर 25 ईयर में कितना जा रहा है, आप देख सकते हैं 97,90,251 रुपीज आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि आप और दे कितना रहे हैं, 12 लाख। दैट इज द वैल्यू ऑफ ग्रोथ, यानी शेयर मार्केट की वैल्यू है, इक्विटी की वैल्यू है, ग्रोथ फंड की वैल्यू है। अब कोई सोचता है सर खाली 8% मिला तो 8% मिला तो ये वैल्यू जाती है आपके अप्रोक्सीमेट 37 लाख के आसपास। तो 37 लाख अगर मैं बात करूं और आपने 4-4 हजार करके केवल अमाउंट दिया है, और दिया कितना है, 12 लाख। 12 लाख देखिए, अगर आपको 37 लाख मिल रहे हैं तो इससे बेस्ट पॉलिसी कौन सी हो सकती है, मुझे ये बता दो। इससे बेस्ट पॉलिसी नहीं मिलेगी आपको। तो ये चीज समझने वाली है, आपका इंश्योरेंस साथ के साथ चल रहा है, एक्सीडेंटल कवरेज साथ के साथ चल रहा है, और क्या चाहिए। अब ये मैंने 8% के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कि मान लो एक व्यक्ति की एज है 30 ईयर, पॉलिसी टर्म उसने 25 के लिए क्वार्टरली पे कर रहा है, प्रीमियम 30,000 है और बेसिक सम एश्योर्ड
12 लाख रुपए उसका बनता है। तो इसके थ्रू भी अगर हम एक कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन जो है ये कहाँ पे है, जो LIC का ब्राउचर है, ठीक है ना, वहां से ये कैलकुलेशन ली गई है। तो वहां पे भी देखिए 25 में उसने 30 लाख क्या किया, इन्वेस्ट किया, और उसको जो मिल रहा है 69, अप्रोक्सीमेट हम 70 लाख कह सकते हैं कि 30 लाख देके 70 लाख, ये 8% आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये LIC के ब्रोचर में है, वहां से आप, मैं वैल्यू कर रहा हूँ, LIC कहते हैं, हम 8% कहते हैं, तो मैं मिनिमम भी लेके चलता हूँ। और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम बात करें तो 15% तक ग्रोथ फंड आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप बॉन्ड फंड में भी पैसा लगाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपको 70 लाख, 30 लाख का 70 लाख, और क्या चाहिए। तो बेस्ट प्लान अपने आप में है, आप इसको समझ सकते हैं कितना बेस्ट प्लान है। अब इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ऐड करनी है, जैसे कि राइडर बेनिफिट्स, तो मैं आपके बारे में, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर 5 लाख आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और ज्यादा लेना चाहें तो वो देख सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ, अब आपको लगता है नहीं मैंने ना पूरा बंद नहीं करना, मैं कुछ अमाउंट मुझे जरूरत पड़ रही है 5 साल बाद, मगर 5 ईयर लॉकिंग पीरियड है। आफ्टर 5 ईयर 6 to 10 ईयर के बीच में आप 20% अपना अमाउंट यूनिट फंड का विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी 20% उस टाइम आपकी यूनिट वैल्यू होगी, उसका 20% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। 11 to 15 ईयर में 25% पैसा अपने विड्रॉ करते हैं पार्शली, 16 to 20 में 30%, और 21 to उसमें आप 35% अपना पैसा क्या करते हैं, पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं। इमरजेंसी पड़ती है तो इन टाइम पे आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। ये पार्शली विड्रॉ आपका क्या रहेगा। टैक्स बेनिफिट बहुत ही शानदार जो अपने आप में फीचर्स है, जो आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपको अपने जितना भी पैसा है जो आपको मैच्योरिटी पे मिल रहा है, और अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है डेथ पे मिल रहा है, ठीक है ना, वो सब क्या है, टैक्स फ्री है। दूसरा, जब आप 1 साल का प्रीमियम जो भर रहे हैं उसके बेस पे हमें जो सेविंग दिखानी होती है तो वो भी 80C के अंडर आता है, तो वहां पे भी आपको टैक्स रिबेट मिल रहा है। प्लस जो मैच्योरिटी पे आपको जो पैसा मिलेगा वो 10D के अकॉर्डिंग आपको क्या है, टैक्स फ्री मिल रहा है। तो ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट फीचर्स है। रिवाइव द पॉलिसी, सपोज करिए किसी कारणवश आप पॉलिसी में पेमेंट करना भूल जाते हैं या पेमेंट नहीं दे पाते, ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आप उसको रिवाइव कर सकते हैं अप टू 3 इयर्स, मगर उसमें करना क्या पड़ेगा, आपका जितना प्रीमियम तक बनता है वो आपको उसमें पे करना पड़ेगा, बस ये है। तो आप 3 साल के अंदर अंदर इसको रिवाइव कर सकते हैं। क्या सरेंडर कर सकते हैं, यस। कब, आफ्टर 5 ईयर, जब भी आपका जी करे आफ्टर 5 ईयर तो सरेंडर इसमें हम कर सकते हैं। टॉप अप, यहाँ पे ये थोड़ी सी कमी हम मानेंगे, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काफी क्या करता है, यहाँ पे थोड़ी बाजी मार जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को भाई अब मैं जो डाल रहा हूँ उस टाइम मेरी सिचुएशन कम थी, आज मेरे पास पैसा ज्यादा आ रहा है, मैं टॉप अप डालना चाहता हूँ, मगर वो फैसिलिटी LIC प्रोवाइड नहीं कर रही। ये मैं इसका डीमेरिट्स मानूंगा इस पॉइंट को, ठीक है। अगला क्या है, नो लोन, इसमें आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। नहीं तो LIC की बाकी जो पॉलिसीज हैं सब में जनरली क्या मिलता है, आपको लोन मिलता है आफ्टर 2 ईयर या 3 ईयर, अलग अलग पॉलिसीज के जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, मगर इसमें कोई लोन फैसिलिटीज नहीं है। सुसाइड क्लॉजेस, अगर आपने पॉलिसी ली और 12 मंथ के अंदर किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, ठीक है ना, तो अब LIC कहती है भाई हम उसको कोई कवरेज नहीं देंगे, मगर जो उसने यूनिट परचेज किए हैं, जितने पैसे के उसका शेयर मार्केट के पैसा खरीद वो है, उसकी जो वैल्यू होगी वो रिफंड करेंगे, मगर बाकी जो चार्जेस हैं वो 1 साल के अंदर अगर कोई बंदा सुसाइड करता है तो उसको कोई कवरेज प्रोवाइड LIC नहीं करेगी। ये पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करने वाला है। तो मैंने हर एक बारीकी से हर एक चीज़ आपको SIP के बारे में समझाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और हर एक चीज़ आपको लगा कि मैंने क्लियर किया है आपको, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, क्योंकि जो लोग इसको लेना चाहते हैं वो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन जो आपके आसपास एजेंट हैं उनसे भी परचेज कर सकते हैं। तो अपने आप में मैं इसको बहुत ही शानदार मानता हूँ और मैं इसको खुद पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस प्लान को जरूर लें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।